नमस्कार, मैं परीक्षित थाड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ EAFM बीकॉम थर्ड ईयर क्लास का ये टॉपिक है इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और इससे रिलेटेड भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम आज पढ़ेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है इन्फ्लेशन, उसके बाद डिफ्लेशन है मुद्रा संकुचन, डिसइन्फ्लेशन, रिफ्लेशन है मुद्रा संस्फीति, स्टैगफ्लेशन, स्लो डाउन, रिसेशन और डिप्रेशन। ये तीन टॉपिक मैंने इसलिए शामिल किए हैं कि डिफ्लेशन की जब हम बात करते हैं, जिसे हम मंदी कहते हैं, तो व्यापार चक्र के कॉन्सेप्ट में मंदी किस तरीके से आती है, स्लो डाउन, रिसेशन और डिप्रेशन में क्या डिफरेंसेस हैं, ये भी आपको जानना जरूरी है। इसलिए तीनों टॉपिक भी मैंने इसमें शामिल किए हैं। इन 8 टॉपिक के अलावा 3 बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो अक्सर आपसे कंपटीशन एग्ज़ाम में और आपके बीकॉम की परीक्षा में भी कई बार पूछे जाते हैं, चाहे वो सेकेंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो। वो 3 टॉपिक हैं डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश, डिवैल्यूएशन ऑफ मनी यानी मुद्रा का अवमूल्यन, डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ मनी। इन तीनों को भी हम समझेंगे। सबसे पहले हम आते हैं हमारे पहले पॉइंट पर, जो कि इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति। देखिए, मुद्रास्फीति होती क्या है। हम जानते हैं कि महंगाई या मुद्रा प्रसार या मुद्रास्फीति एक सामान्य व्यक्ति के लिए तो ऐसी घटना है जब वो रुपया जो लेकर जाता है बाहर सामान खरीदने, तो जो चीज़ कल 100 रुपये में मिलती थी वो उसे 120 या 150 रुपये में मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा साधा है कि जो मनी, जो करेंसी उसके पास रखी हुई थी, वो करेंसी अब मूल्य में गिर चुकी है। या दूसरे तरीके से हम समझे कि हमारे पास यानी देश में जो जनता है उनके पास मुद्रा तो अधिक है, लेकिन जो मार्केट में सामान है, जो वस्तुएं हैं, जो सेवाएं हैं, जो बिकने को मार्केट में उपलब्ध हैं, वो कम है। तो ऐसी स्थिति में मांग और पूर्ति का जो सिंपल सा नियम है इकोनॉमिक्स का, उसके अकॉर्डिंग महंगाई तो बढ़नी है। तो महंगाई के बढ़ने के बहुत सारे कारण होते हैं। लागत की वजह से भी महंगाई बढ़ती है, युद्ध की वजह से भी महंगाई बढ़ती है, कोई आपदा जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, इस कारण से भी महंगाई बढ़ सकती है। बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जब हम 2 भागों में इन कारणों को बांटते हैं, तो पहला कारण जो होता है वो मौद्रिक आय में वृद्धि का होना होता है कि लोगों की मौद्रिक आय में वृद्धि होगी, लेकिन जो एसेट्स है, जो वस्तुएं हैं, जो सेवाएं हैं, उनमें वृद्धि नहीं हो रही है। और दूसरा है उत्पादन में कमी हो गई है। तो दोनों ही तरीके से हम इन्फ्लेशन को समझ सकते हैं। चलिए, इन्फ्लेशन के बाद इसके बिल्कुल विपरीत जो घटना होती है, जिसे हम डिफ्लेशन यानी मुद्रा संकुचन के नाम से जानते हैं। मुद्रा संकुचन क्या है? बिल्कुल इन्फ्लेशन के उलट ये स्थिति होती है जब मुद्रा का मूल्य तो बढ़ता है, लेकिन वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें कम होती है। तो ऐसी स्थिति में मुद्रा संकुचन होता है। अब ये मान के चलिए कि जो मुद्रा की पूर्ति है उसकी मांग की तुलना में कम है, तभी तो उसका मूल्य है वो बढ़ेगा, और मुद्रा का मूल्य तो बढ़ेगा साहब, लेकिन जो वस्तुएं हैं उनको खरीदने को कोई तैयार नहीं है। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज होती है अर्थव्यवस्था में डिफ्लेशन के दौरान, जिसे हम बहुत ही खतरनाक अवस्था मानते हैं किसी भी देश के लिए, वो है रोजगार का छिन जाना। लोगों को रोजगार नहीं मिलता, उनकी जेब में पैसा नहीं होता, तो वस्तुएं कहाँ से खरीदेंगे? वस्तुएं सेवाएं तो उपलब्ध होती है, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिलता। लोग, ये एक दुष्चक्र है जो चलता रहता है केन्स के अनुसार। और सरकार को अगर ये स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो कुछ उपाय करने पड़ते हैं ताकि अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आ सके। तो कभी आपसे पूछा जाए कि जब इन्फ्लेशन भी खराब अवस्था है और डिफ्लेशन भी खराब अवस्था है, तो फिर इन दोनों में से किसे चुना जाए? एक को तो चुनना ही पड़ेगा ना।
या तो आपके देश में इन्फ्लेशन की स्थिति होगी या डिफ्लेशन, बिल्कुल बैलेंस में जीरो पर तो देश हो नहीं सकता ना। तो इन दोनों में कौन सी अवस्था अच्छी है? तो अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा है कि मुद्रा प्रसार अन्यायपूर्ण है और मुद्रा संकुचन क्या है? अनुपयुक्त है, मतलब दोनों ही खराब है। फिर चुनाव किसका किया जाए? मुद्रास्फीति का। वो क्यों? क्योंकि मुद्रास्फीति के दौरान लोगों को रोजगार तो मिलता है, आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक गतिविधियां भी सुचारू रूप से चलती रहती है, तो देश विकास की गति की ओर बढ़ता रहता है। लेकिन मुद्रा संकुचन में तो कुछ भी नहीं होता, लोगों के रोजगार छिन जाते हैं, वो घरों पे बैठे रहते हैं और फैक्ट्रियां बंद हो जाती है, ताले लग जाते हैं, आर्थिक गतिविधियां रुक जाती है। और ये कंडीशन एक ऐसे दुष्चक्र को जन्म देती है कि अर्थव्यवस्था उस दुष्चक्र में फंसती जाती है और ये अवधि, ये जो दुष्चक्र है उसे भयानक मंदी की ओर भी ले जा सकता है। तो आपका जवाब होना चाहिए कि डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन में से हमें चुनना ही है तो हम इन्फ्लेशन को चुनेंगे, बशर्ते इन्फ्लेशन की कंडीशन जो है सरकारी नियंत्रण में हो। 3-4% के आसपास आदर्श स्थिति मानी जा सकती है, लेकिन डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट में इन्फ्लेशन का जाना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। चलिए, अब जो अगला टॉपिक है, डिफ्लेशन के बाद इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की तुलना हम कर चुके हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक है डिसइन्फ्लेशन, यानी मुद्रा अपस्फीति क्या है। ध्यान से इस नाम को अगर पढ़ा जाए, डिसइन्फ्लेशन, मुद्रा अपस्फीति, नाम से ही पता चल रहा है कि इन्फ्लेशन की अवस्था को दूर करने के लिए जब सरकार कोई उपाय करती है ना, और उस उपाय से जो आर्थिक स्थिति उत्पन्न होती है वो डिसइन्फ्लेशन कहलाती है। चलिए पढ़ते हैं इसको कि जब मुद्रास्फीति के कारण मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है और वहाँ की सरकार मूल्यों को सामान्य स्तर पर लाने के लिए मुद्रा एवं साख की मात्रा कम करती है, तो उसे डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। तो अब आप एक चीज और समझ लीजिए, कभी पूछा जा सकता है कि जो डिसइन्फ्लेशन की आर्थिक घटना है और डिफ्लेशन की जो आर्थिक घटना है वो दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है। तो आपका पहला जवाब क्या होना चाहिए? दोनों एक दूसरे से इस तरीके से अलग हैं कि जो मुद्रा संकुचन है, डिफ्लेशन है, वो तो एक प्राकृतिक नेचुरल आर्थिक घटना है जो अपने आप होती है आर्थिक चक्र के दौरान, जबकि डिसइन्फ्लेशन सरकारी हस्तक्षेप के कारण घटी हुई घटना है जो कि कृत्रिम है, ना कि प्राकृतिक है। तो ये एक महत्वपूर्ण और बेसिक सा अंतर होता है डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बीच में। चलिए, अगला जो पॉइंट है वो भी रिफ्लेशन भी बिल्कुल कृत्रिम घटना है। जब मंदी के दुष्परिणामों को दूर करने के लिए जानबूझकर सरकार द्वारा मुद्रा का विस्तार किया जाता है तब उसे रिफ्लेशन कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार किस तरीके से हस्तक्षेप करती है, तो आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो केंद्रीय बैंक है उसका नाम सुना होगा। ये जो बैंक है ये इंटरेस्ट रेट के माध्यम से या कहीं इसके पास बहुत सारी टूल्स ऐसे होते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसके माध्यम से यह अर्थव्यवस्था में पैसा खींच लेता है और अर्थव्यवस्था में पैसा पहुंचा सकता है, करेंसी को कम ज़्यादा कर सकता है, जिससे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की स्थिति से निपटा जा सकता है। तो जो रिफ्लेशन है उसके साथ हमने ये चीज़ समझी कि कैसे सरकार इन टूल्स का उपयोग करती है अपने बैंकों के माध्यम से, और ये भी एक कृत्रिम आर्थिक घटना है। अब सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है स्टैगफ्लेशन। इसको मैं महत्वपूर्ण क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बहुत बार परीक्षाओं में ये टॉपिक आ चुका है और इसके बारे में पूछा जा चुका है। जब मूल्य वृद्धि के साथ आर्थिक निष्क्रियता और बेरोजगारी की स्थिति विद्यमान होती है, ध्यान से देखिएगा, मूल्य वृद्धि भी हो रही है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, लेकिन साथ में क्या हो रहा है? आर्थिक निष्क्रियता है, बेरोजगारी बढ़ रही है।
तो इन्फ्लेशन भी है और डिफ्लेशन भी है, हम ये कह सकते हैं, दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो दोनों मिली जुली, दोनों की सरकार है, दोनों ने गठबंधन कर लिया है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, स्टैगफ्लेशन होगा। आपको इन्फ्लेशन की मार भी झेलनी पड़ेगी और डिफ्लेशन के दुष्परिणामों का भी सामना करना पड़ेगा। तो ये स्थिति बड़ी खतरनाक स्थिति होती है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए, और सरकार को फिर हस्तक्षेप करना पड़ता है। इस स्थिति में आधारभूत कुछ परिवर्तन करने पड़ते हैं अर्थव्यवस्था में। चलिए, स्टैगफ्लेशन अपना कंप्लीट हुआ। अगला जो पॉइंट है, इकोनॉमिक साइकिल व्यापारिक चक्र से, बिजनेस साइकिल से रिलेटेड है। स्लो डाउन, रिसेशन और डिप्रेशन की हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आजकल एक शब्द बड़ा प्रचलित है, मंदी। हर किसी को इंटरेस्ट है कि सब कहते हैं मंदी आने वाली है, मंदी आने वाली है। तो मंदी होती क्या है और इसके आने के बाद होता क्या है? क्या अभी देश मंदी का सामना कर रहा है या अपने देश में मंदी आने वाली है? इन सवालों का हर देश के नागरिकों के दिमाग में घूमना आजकल लाजमी है, खासकर इस समय में, कोरोना जैसी बीमारी के समय में। तो स्लो डाउन, रिसेशन और डिप्रेशन तीनों एक दूसरे से कैसे अलग है, इनको जानने के लिए शुरुआत करते हैं हम स्लो डाउन से, यानी सुस्ती से। जब किसी देश की जीडीपी लगातार 2-3 तिमाही से कम हो रही हो। मैं एक चीज़ आपको पहले बता दूं कि यहाँ पे जो भी डेफिनेशन में स्लो डाउन की, रिसेशन की और डिप्रेशन की दे रहा हूँ, वो डेफिनेशन कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है कि ऐसा ही होता है, लेकिन एक रूल ऑफ थंब बना हुआ है। सब अर्थशास्त्रियों ने जो जनरल चीज़ मान ली है, उसके आधार पर ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जब किसी देश की जीडीपी लगातार 2-3 तिमाहियों से कम हो रही हो किंतु नकारात्मक नहीं हो, ध्यान देना इस शब्द पे, नकारात्मक नहीं हो, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए, तो ऐसी स्थिति स्लो डाउन अर्थात सुस्ती कहलाती है। तो इस वक्त क्या हमारा देश स्लो डाउन की स्थिति में है? जवाब है हाँ, हमारा देश इस वक्त स्लो डाउन की स्थिति में है, क्योंकि हमारे देश की जीडीपी घट रही है लगातार, लेकिन वो माइनस में नहीं गई है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो हमारा देश अभी स्लो डाउन की स्थिति का सामना कर रहा है, ये हम मान सकते हैं, ठीक है। तो अब इससे अगली जो कंडीशन है स्लो डाउन के बाद की कंडीशन, जिसे हम रिसेशन प्रतिसार कहते हैं, वो क्या है? वो ये है कि जब किसी देश की जीडीपी लगातार 2-3 तिमाहियों से नकारात्मक दर से गिर रही हो, तो ऐसी स्थिति रिसेशन या प्रतिसार की स्थिति कहलाती है। यहाँ पे नकारात्मक दर का उपयोग हुआ है, यानी जीडीपी की रेट माइनस में चली जाए, रिसेशन कहलाता है। इसे कई लोग मंदी भी मान लेते हैं, हालांकि मंदी है नहीं, ये रिसेशन है, डिप्रेशन नहीं है। तो क्या पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश में या पूरे विश्व में इस तरीके की स्थिति देखी है, रिसेशन की स्थिति देखी है? तो जवाब है हाँ। 2007 से 2009 के दौरान आपने इस रिसेशन शब्द को सुना होगा। करीब 18 महीने तक ये स्थिति बनी रही थी और कई देशों की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान उठाना पड़ा था, जिसमें स्पेन, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, ये देश शामिल है। लेकिन खास बात ये थी कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था इससे इतनी प्रभावित नहीं हुई थी, क्योंकि हमारी देश की अर्थव्यवस्था अभी पूरी तरीके से दूसरे देशों पर इतनी निर्भर नहीं थी उस समय। अभी हालात अलग हैं, 2007-9 से अलग हैं। तो अभी अगर अमेरिका में कोई आर्थिक घटना घटेगी तो उसका प्रभाव भारत में पड़ेगा, ये कन्फर्म है। लेकिन कितना पड़ेगा वो कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन पड़ेगा। लेकिन 2007-9 में भारत इस रिसेशन से दूर रहा था, यानी बचा हुआ रहा था। चलिए, यह है रिसेशन। तो फिर भाई मंदी किसे कहते हैं, डिप्रेशन किसे कहते हैं? क्या स्लो डाउन भी मंदी नहीं है, रिसेशन भी मंदी नहीं है? तो हमारे देश में अभी मंदी तो नहीं है, हम बचे हुए हैं, ये तो कन्फर्म है। लेकिन फिर मंदी क्या है?
जिसे लोग देखते हैं टीवी चैनल्स पे, अखबार में कि मंदी मंदी, वो है क्या? तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं डिप्रेशन यानी मंदी। जब किसी देश की जीडीपी लगातार 3 वर्ष या उससे अधिक वर्षों से गिर रही हो एवं गिरावट की दर 10% या उससे अधिक नकारात्मक रूप में हो, माइनस में, नेगेटिव हो, 10% या उससे अधिक, तो ऐसी स्थिति मंदी की स्थिति कहलाती है। याद रखिएगा, बहुत डेंजर सिचुएशन है किसी भी इकोनॉमी के लिए कि 10% या उससे ज़्यादा भी माइनस में जीडीपी चल रही है, वो भी 3 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए, उसे कहते हैं मंदी लगातार। तो भैया ऐसी स्थिति तो अभी नहीं है। मंदी इतनी खतरनाक होती है कि लोगों के रोजगार छिन जाता है, वो घरों पे बैठ जाते हैं, उनके पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं होता, फैक्ट्रियों पे ताले लग जाते हैं। तो मंदी भयंकर स्थिति होती है। और सबसे खराब जो मंदी आई थी अब तक की, वो सन 1929 में शुरू हुई थी, तीसा की मंदी, विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में जब करेंसी को बहुत ज़्यादा प्रसार कर दिया था, वो एक महत्वपूर्ण फैक्टर रहा था इसमें। तीसा की महान मंदी, द ग्रेट डिप्रेशन इसे कहा गया था। 10-12 वर्ष तक ये स्थिति बनी रही थी, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो मंदी अभी देश में नहीं है, स्लो डाउन की स्थिति देश में है। ये बिजनेस साइकिल से रिलेटेड टॉपिक थे। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, जो हमने 3 टॉपिक अलग से लिए थे, डिसइन्वेस्टमेंट, डिवैल्यूएशन ऑफ मनी और डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ मनी। तो उन पे आते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश, ये शब्द आपने कई बार सुना होगा, नहीं सुना हो तो अब सुन लीजिए। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, PSU यानी सरकारी उपक्रम। जब सरकार को पैसे की जरूरत होती है ना, सरकार को भी पैसे की जरूरत होती है खर्च करने के लिए, तो सरकार क्या करती है, उसका जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के अंदर जो हिस्सा है, जो शेयर्स है, उसको वो बेच देती है। और उसको बेचने से सरकार के पास जो पैसा आता है, उससे सरकार अपने बजट के जो कार्य हैं उनको पूरा करती है। तो डिसइन्वेस्टमेंट हुआ क्या? पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में सरकार जब अपना हिस्सा बेचती है, प्राइवेटाइजेशन हम इसे बोल सकते हैं कि वो उनका प्राइवेटाइजेशन कर देती है। तो फिर क्या देश के हित में है या अहित में है ये? अब ये तो सोच पर निर्भर करता है कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का जो शेयर बेचा है, उसके बाद जो पैसा आया है, उस पैसे का यूज क्या किया गया है। अगर उस पैसे का यूज बहुत अच्छा किया गया है तब तो ये सही है, लेकिन अगर उसका कोई प्रोडक्टिव यूज नहीं हुआ है और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का हिस्सा बेचा गया है, उसका प्राइवेटाइजेशन किया गया है, तो फिर ये इतनी अच्छी स्थिति नहीं है डिसइन्वेस्टमेंट। आपने हाल ही में सुना होगा LIC, एयर इंडिया और 5 जो सरकार की महत्वपूर्ण पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, उनमें पिछले वर्ष ही जो प्रक्रिया शुरू हुई है डिसइन्वेस्टमेंट की, उस पर काफ़ी बहस छिड़ी हुई थी। तो ये सब डिसइन्वेस्टमेंट में ही आते हैं। अब अगले टॉपिक पे आते हैं हम। डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश के बाद मुद्रा का अवमूल्यन, डीवैल्यूएशन ऑफ मनी। मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है? आप जब सुबह अखबार उठाकर देखते हैं तो उसमें ऊपर ही ऊपर आता है $1 बराबर 70 रुपये या 75 रुपये, रोजाना वो घटता बढ़ता रहता है, ठीक है, उसमें फ्लक्चुएशन होता रहता है। तो डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत, जो जिसे हम एक्सचेंज रेट बोलते हैं, वो डिमांड एंड सप्लाई के नियम के आधार पर ऊपर नीचे होती रहती है। अब सरकार क्या करती है, कई बार सरकार को ये डिसीजन लेना पड़ता है, हमारे देश की बात नहीं, विश्व के किसी भी देश में सरकारों को ये डिसीजन लेना पड़ता है कि उनके बजट जो रहता है, जब वो बजट बनाते हैं तो उनको जो बजट के दौरान, बजट बनाने के दौरान उनको एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जब उनके
निर्यात एक्सपोर्ट कम हो जाता है और आयात ज़्यादा हो जाता है। तो निर्यातों को बढ़ाने के लिए सरकार क्या करेगी, अपने मुद्रा का अवमूल्यन कर देती है। मतलब जानबूझ के अपनी मुद्रा का मूल्य घटा देती है। किसके सापेक्ष में, किसी दूसरे देश की मुद्रा के सापेक्ष में। उससे क्या होता है, मुद्रा के अवमूल्यन से जब हमारी मुद्रा कमजोर हो जाएगी, जैसे कल $1 बराबर था 70 रुपये और अब $1 बराबर हो जाएगा 80 रुपये, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। लेकिन ये कोई अच्छी घटना नहीं है। केवल एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हमें या किसी भी देश को डिवैल्यूएशन नहीं करना चाहिए अपनी मनी का। अच्छा, हमें यह भी जानना चाहिए कि क्या सरकारों ने, भारत सरकार ने कभी हमारी करेंसी का डिवैल्यूएशन किया है, यह हमें जानना चाहिए। तो इसका जवाब है हाँ। भारत देश में 4 बार हमारी करेंसी का डिवैल्यूएशन हो चुका है। सबसे पहले जो डिवैल्यूएशन हुआ था वो 20 सितंबर 1949 को हुआ था, दूसरा जून 1966 में, और तीसरा और चौथा डिवैल्यूएशन 1991 में 1991 में हुआ था। तीसरा और चौथा डिवैल्यूएशन 3 दिन के अंतर में ये 2 डिवैल्यूएशन हुए थे 1991 में। तो 4 बार हमारे मुद्रा का, हमारी करेंसी का डिवैल्यूएशन हो चुका है। और 1991 में जो डिवैल्यूएशन हुआ था उसका कारण क्या था, उसका कारण था IMF और वर्ल्ड बैंक का दबाव था हमारे देश पर कि आपको लोन तब मिलेगा जब आप अपनी जो मुद्रा है उसको अवमूल्यित करते हैं, अवमूल्यन करते हैं। तो ये होता है डिवैल्यूएशन ऑफ मनी। डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ मनी, डिमांड एंड सप्लाई के रूल पर जब एक्सचेंज रेट होती है जो हमारे देश की मुद्रा या डॉलर के मुकाबले में, तो वो एक्सचेंज रेट अपने आप घटती है, तो उसे तो डेप्रिसिएशन ऑफ मनी कहते हैं। और हमारे देश की मुद्रा में डॉलर या किसी अन्य देश की मुद्रा के मुकाबले जब सुधार होता है तो उसे हम एप्रिसिएशन ऑफ मनी कहते हैं। इस प्रकार हमने ये टॉपिक पढ़े और ये सब सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। बीकॉम 3rd ईयर के लिए। चलिए, नमस्कार।